बड़ी खबर है। गुरु रहमान ने खून से चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। खून से पत्र लिखकर सरकार से बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर पिछले 1 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और गुरु रहमान ने अब खून से चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। एक तरफ अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं परीक्षा को रद्द करने की। इसी बीच गुरु रहमान ने खून से चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ खुद गुरु रहमान जुड़ गए हैं लाइव। गुरु रहमान, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी आंदोलन को समर्थन दिया, आप सड़कों पर भी नजर आए, उसके बाद प्रशासन का नोटिस आपको मिला। आपने अब चिट्ठी लिखी है सरकार को, पीएम को आपने चिट्ठी लिखी, सीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठी आपने खून से लिखी है। तो आखिर गुरु रहमान को खून से चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और अब तक क्या कुछ हुआ है छात्रों की मांग पर? देखिए सर, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि पिछले 34 दिनों से बच्चे गर्दनी बाग में बैठे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और कपकपी ठंडे में बेटी और बेटी दोनों बैठे हुए हैं। और स्पष्ट रूप से ये परमार जो अध्यक्ष हैं और सत्यप्रकाश शर्मा जो सचिव हैं, उनकी 100% ये आपको कड़दलीली के कारण ये परीक्षा का री एग्जाम नहीं हो रहा है। बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई, इसको सबको स्वीकार कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा था 6 दिसंबर को हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, जिसमें हम लोग सफल भी हुए थे और इन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन बापू परीक्षा परिसर का इन्होंने परीक्षा कैंसिल करके दोबारा से बहुत सारे बच्चों का परीक्षा लिया। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ये कह रहे स्केलिंग मेथड। तो वैसी परिस्थिति में जब ये स्पष्ट हो गया है कि धांधली हुई है, 70वीं बीपीएससी में किसी न किसी रूप में धांधली हुई है, अनियमितता के रूप में हो या नॉर्मलाइजेशन के रूप में हो, तो उस परिस्थिति में एकमात्र डिमांड हम लोग की है री एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल आए, अपनी अपनी रोटी चमकाकर चले गए, लेकिन बच्चों की हित की मांग और मैं गुरु हूं, बार बार बच्चे हमारे पास आते हैं। तो इसके पहले भी 370 को हटाने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिखा था। तो अब मुझे लगा कि जैसे माननीय न्यायालय में हम लोग का ये मामला चल रहा है, जो 31 तारीख को सुनवाई है, उसके पहले परमार साहब कह रहे हैं कि 25 तारीख को रिजल्ट दे देंगे, 25 तारीख को रिजल्ट दे देंगे। तो परमार साहब और सत्यप्रकाश शर्मा को विशेष इंडिकेशन के साथ मैंने नस काट के खून से चिट्ठी लिखा है ताकि रिजल्ट न दे। क्योंकि न्यायालय पर हम लोग को 100% विश्वास है, इसलिए न्यायालय हम लोग का फैसला करेगा, न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला देगा और निश्चित रूप से री एग्जाम होगा। क्योंकि री एग्जाम को छोड़कर दूसरा कोई चारा नहीं बचता है जिससे बच्चों के हक में फैसला हो। और अब तक मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री, जिन पर पूरा विश्वास, बिहार के बच्चों को नाज था, माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल मौनी बाबा बने हुए हैं, किसी तरह का मुंह नहीं खोल रहे हैं। और परमार हो चाहे सत्यप्रकाश शर्मा, ये बार बार लीगल नोटिस भेज रहे हैं, बोल रहे हैं माफी मांगने के लिए। तो मैं स्पष्ट रूप से परमार साहब को और सत्यप्रकाश शर्मा को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूंगा कि वो माफी मांगने की जिस तरह की तथाकथित बात कर रहे हैं, तो गुरु रहमान मर जाएगा, गुरु रहमान आजीवन जेल में सड़ जाएगा, गुरु रहमान फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन माफी तो नहीं मांगेगा। लेकिन इतना तय है कि ये परमार को हमने चिट्ठी लिखा है खून से, मैंने प्रेसिडेंट को लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है, सीएम बिहार को लिखा है, गवर्नर को लिखा है और अध्यक्ष सचिव सबको लिखा है कि रिजल्ट मत दीजिए, न्यायालय के फैसला आने के बाद ही जो भी करना होगा आप करेंगे। और न्यायालय पर 100% हम लोग को विश्वास है, निश्चित रूप से री एग्जाम होगी। और री एग्जाम छोड़ के आप ही सोचिए ना कि जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपको स्केलिंग मेथड आ जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। तो वैसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस समस्या का एकमात्र निराकरण है कि री एग्जाम हो, री एग्जाम हो, री एग्जाम हो। और ये परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को ये तो अभी झलक है। अगर री एग्जाम की बात पर वो अडिग रहते हैं, इसी तरह नहीं लेने के लिए अड़ग, तो निश्चित रूप से बिहार की सारे बच्चे, मैंने सारे बच्चे और बच्चियों को कह दिया है कि जो कदम मैंने उठाए आपको उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाप अगर जिंदा है तो बेटी और बेटों को कुछ करना नहीं है, लेकिन री एग्जाम हो के रहेगा और री एग्जाम हम लोग करवाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, आप मजबूती से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो सरकार तक, राष्ट्रपति तक, इसलिए आपने ये कदम उठाया है। लेकिन सर, एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ बीपीएससी है। साफ तौर पर अब तक जो उनके बयान आए हैं, जो उनका रुख है, री एग्जाम कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका ये पक्ष है, उनका ये कहना है कि एक सेंटर पर अगर गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी ये कि प्रश्न पत्र देरी से मिली, तो वहां हमने एक्स्ट्रा समय दिया था और वहां की परीक्षा को रद्द कर दोबारा हमने परीक्षा ले ली। लेकिन चूंकि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो सारे सेंटर्स की परीक्षा को क्यों रद्द करें? तो इस पर क्या कहना है? देखिए,
एक सेंटर की बात नहीं, बापू परीक्षा परिसर मतलब 22 सेंटर। आप सोचिए कि 22 सेंटर पर अगर गड़बड़ी हुई तो उसमें क्या कहते हैं। और परमार साहब और जो सत्यप्रकाश शर्मा है वो झूठ बोलते हैं। मैं यहां भी बोल रहा हूं, हर बार बोलूंगा और हर बार बोलता रहूंगा। और जब ये 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, चलिए उसकी बात छोड़ दीजिए। आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 14 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब जब दोबारा जो बच्चों का परीक्षा आपने लिया है तो उसका रिजल्ट किस आधार पर देंगे? आप किस आधार पर स्केलिंग की व्यवस्था अपनाइएगा? ये तो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में वो भी ऑप्शनल पेपर में होता है। तो स्केलिंग अगर ला रहे हैं तो जस्ट लाइक नॉर्मलाइजेशन है, तो निश्चित रूप से इस आधार पर पहली नजर में आप यकीन मानिए कि न्यायालय इसको कैंसिल करेगी। ये परमार साहब के झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में बापू परीक्षा परिसर एक सेंटर नहीं होके 22 सेंटर है और 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। इसलिए परीक्षा का री एग्जाम ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो बिहार के बच्चे बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमार और सत्यप्रकाश शर्मा की जो जिद है वो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने सोचा कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर साहब हो, खुद अध्यक्ष और सचिव हो, उनको खून से चिट्ठी लिखें। क्योंकि इसके पहले मैंने खून से चिट्ठी लिखा, 370 हटा था, तो इस बार खून से चिट्ठी लिखा है। तो निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम होगा भी, और एग्जाम हम लोग करवा के रहेंगे, चाहे किसी स्तर तक हम लोग को जाना पड़े। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है, खून से चिट्ठी लिखी है आपने, आप आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं, आपको प्रशासन का नोटिस भी मिला था बीच में और तमाम तरह की बातें कही गई थी, उसके बाद आपने ये कदम उठाया। जरा उसके बारे में बताएं, क्या कहा गया था प्रशासन की तरफ से जब आप आंदोलन में सक्रिय रूप से सड़कों पर उतरे थे अभ्यर्थियों के साथ? देखिए, 1994 से मैं बच्चों के साथ रह रहा हूं। अब प्रशासन की नोटिस अगर बच्चों के हित में होती तो मैं बात मानता, और या परमार की नोटिस बच्चों के हित में होती तो मैं बात मानता। जो नोटिस बच्चों के लिए अहितकारी होगी उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी नोटिस को हम नहीं मानते हैं जब तक कि बच्चों के हित में कोई फैसला नहीं होता है और ये एग्जाम नहीं हो जाता है। बिल्कुल गुरु रहमान सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है री एग्जाम का वो छात्रों के हित में है, अभ्यर्थियों के हित में है, लेकिन आखिर बीपीएससी क्यों ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा? बीपीएससी को क्यों ये लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम की वो छात्रों के हित में नहीं है? मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा किसी भी परिस्थिति में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, या यूं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं कि ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो लोग सही हैं, जबकि 100% गलत है। 31 अक्टूबर को इन लोगों ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग में जो कुछ बोला उसके बाद भी इन लोगों ने झूठ बोला। नॉर्मलाइजेशन के बाद पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कॉलम नंबर 3 में लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन अगर 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये 70वीं परीक्षा 1 से 2 शिफ्ट में हो गई तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो गया। इस आधार पर इनको री एग्जाम कराने में क्या जाता है? ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, अपने जिद पर अड़े हुए हैं, अपने झूठी शान को दिखाना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। री एग्जाम इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर द स्टूडेंट। गुरु रहमान, ये मामला अब न्यायालय में है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, कितनी उम्मीद है और क्यों लगता है कि कोर्ट आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा? देखिए सर, एक बात स्पष्ट रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर हम लोग को विश्वास नहीं रहा। एकमात्र अगर विश्वास है 2000% तो न्यायपालिका पर, लेकिन इसी बीच में परमार करेंगे 25 को रिजल्ट दे देंगे, 26 को रिजल्ट दे देंगे, 27 को रिजल्ट दे देंगे, जबकि ये वास्तविकता है कि 31 तारीख को सुनवाई है। तो उसके पहले परमार को इतनी बेचैनी क्यों? अब बार बार ये कह रहे हैं कि 1537 सीट था और 2137 सीट था, मैंने फिर इसको 500 सीट बढ़ा दिए, 2800 सीट कर दिए। तो ये बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खेलना चाह रहे हैं। न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है और 100% विश्वास है, क्योंकि अब दूसरा न्यायिक हत्या जो नंदलाल बोस की प्रथम न्यायिक हत्या भारत में हो चुकी है, अब दूसरी न्यायिक हत्या न्यायालय नहीं करने जा रही है और न्यायालय निश्चित रूप से बच्चों के हित में फैसला देगी, क्योंकि बीपीएससी पूरी तरह से 110% गलत है और न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है। इसलिए निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि न्यायालय री एग्जाम का आदेश देगी और इसके लिए चाहे कुछ हो, न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है और विश्वास रहेगा। लेकिन
लेकिन अध्यक्ष सचिव पर कोई विश्वास नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री चुप है, माननीय मुख्यमंत्री छात्र राजनीतिक उपज है, इनको अधिकारियों से घिरे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरे सामने जो बच्चे बहुत सारे खड़े हुए हैं, लगातार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो लोग गर्दनी बाग में बैठा हुआ है, शौक से बैठा हुआ है। ये परमार और सचिव की निश्चित रूप से ये जिद का परिणाम है। री एग्जाम होना चाहिए और न्यायालय इस बात को जान रही है। पर्याप्त प्रमाण भी है न्यायालय के पास कि वो री एग्जाम कराने का आदेश देगी, हमें पूरा विश्वास है। गुरु रहमान, बेशक आपने, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बहुत मजबूती दी है छात्रों के आंदोलन को, अभ्यर्थियों के आंदोलन को। जिस मजबूती के साथ, जिस प्रखरता के साथ आपने अपनी आवाज उठाई है, पत्र लिखा है आपने, इसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात करें या बीपीएससी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। यानी कि ये लड़ाई अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की हो गई है, जबकि ये लड़ाई नहीं है बल्कि अभ्यर्थियों की मांग है जो वो बीपीएससी से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है? क्या इसमें राजनीति हो रही है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ किसी भी राजनीतिक दल से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। जो भी राजनीतिक दल आए, विपक्ष वाले वो अपनी रोटी चमका के चले गए, लेकिन बच्चों के हित की बात कोई नहीं कर रहा था। जब स्टूडेंट थे और हम लोग थे तो निश्चित रूप से री एग्जाम की बात हो जाती, लेकिन ये विपक्ष आके इस काम को गड़बड़ा दिया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि हुजूर, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है और ऐसी परिस्थिति में अपना मौन धारण तोड़िए और री एग्जाम का फैसला दे दीजिए। री एग्जाम का फैसला कोई पहाड़ नहीं तोड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के बच्चों में जिस तरह की मनोदशा हुई है और जिस तरह का असंतोष पनप रहा है, ये परमार और सचिव के कारण बहुत ही घातक प्रभाव इसका पड़ेगा। इसको चेतावनी समझिए या इसका अनुरोध समझिए, मैं बोलूंगा। ठीक है, आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है। लेकिन अभी जो आपने कदम उठाया है, आपने खून से जो पत्र लिखा है, चाहे वो राष्ट्रपति को लिखा हो, प्रधानमंत्री को लिखा हो, सीएम नीतीश को लिखा हो, आपको क्या लगता है कि उस पत्र का क्या असर होगा? क्या कोई जवाब उस तरफ से आपको आएगा? कोई सकारात्मक आश्वासन मिलेगा? आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब 370 हटाने के लिए मैंने खून से चिट्ठी लिखा था तो उसका प्रतिफल हुआ था कि 370 हटा था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जीजीवी साथी उसमें, तो निश्चित रूप से आज मैंने खून से पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से यह इस बात का परिचायक है कि अब री एग्जाम होगी। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल से तमाम बच्चों और बच्चियों को कहूंगा कि इस तरह की कोई भी गलती न करे जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाप हूं, आप बच्चे हैं। आप मजबूती के साथ खड़े रहिएगा तो मैं किसी भी स्तर तक गुजर के आपके री एग्जाम करवाऊंगा। लेकिन आप लोग शांति से रहें, अब पूरे हिम्मत के साथ रहें। मैं हूं, जब मैं मर जाऊंगा तब आप कुछ कीजिएगा, लेकिन री एग्जाम होगा और इस चिट्ठी का, ये खून से लिखे चिट्ठी का जवाब निश्चित रूप से आएगा और वो जवाब होगा कि री एग्जाम होगी। गुरु रहमान, ये सिर्फ अगर हम बात करें परीक्षा में गड़बड़ियों की तो ये एक ट्रेंड सा बन गया, या यूं कहें कि ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं होती है जिसमें कोई विवाद ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। बीपीएससी ने भी माना कि यहाँ जो बाबू सभागार सेंटर है वहां पर गड़बड़ी हुई। क्या कारण है? अगर इतनी तैयारियां की जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं, पहले से तैयारी होती है, उसके बाद भी गड़बड़ी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है और कैसे इसमें सुधार होगा? क्योंकि छात्र लगन से मेहनत करते हैं, सालों की मेहनत होती है और ये गड़बड़ी उनको परेशान करती है, चूंकि अभी छात्र ही परेशान हो रहे हैं। देखिए, इसमें कोचिंग माफिया मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े डॉन मिले हुए हैं, इसमें राजनेता मिले हुए हैं, इसमें विपक्ष के लोग मिले हुए हैं, इसमें माफिया मिले हुए हैं। क्या कारण है कि रंजीत डॉन के बाद कोई डॉन नहीं पकड़ा गया? संजीव मुखिया जो नीट का परीक्षा कैंसिल कराता है, वेयर इज संजीव मुखिया? कौन है? अब तक केवल पोठिया और स्कॉलर को पकड़ लेने मात्र से इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। इस किसी भी तरह से आप लोग का भी नैतिक दायित्व बनता है कि स्टिंग ऑपरेशन कराइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोचिंग माफिया भी इसमें शामिल है, इसमें नेता के लोग भी शामिल हैं, इसमें प्रतिपक्ष के लोग भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े माफिया इन्होंने धंधा बना रखा है। और जब तक इस धंधा पर माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जब तक इसको पटल पर नहीं लाया जाएगा तो सैद्धांतिक शुचिता पर आधारित किसी भी कानून को ला देने से किसी समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है, जब तक उसका व्यवहारिक पक्ष सामने नहीं आता है। तो इन तमाम चीजों पर पूरी तन्मयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री उनको पूरे लगना होगा, और नहीं तो सिपाही का क्वेश्चन आउट होता भी है, इस बार नहीं हुआ।
हम लोगों ने आवाज उठाया, दरोगा में गड़बड़ी होता है, बीएसएससी में गड़बड़ी होता है, बीपीएससी में गड़बड़ी होता है, मेडिकल वाला परीक्षा में गड़बड़ी होता है। तो इसके लिए कोई ना कोई डॉन है, और डॉन को पकड़ने में या तो सरकार फेलियर है या सरकार पकड़ना नहीं चाह रही है। जिस दिन रंजीत डॉन के जैसा संजीव मुखिया कहां चला गया, क्या ओसामा बिन लादेन है कि बंकर में छुपा हुआ है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? उस तरह के बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे माफिया हैं जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी, और जब तक इस तरह की घटना होती रहेगी बच्चों के साथ नाइंसाफी होता रहेगा। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बच्चों के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। फांसी पर भी चढ़ने की बात हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। गुरु रहमान अभ्यर्थी भी लगातार मांग कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं, उनका आंदोलन जारी है, कोई सत्याग्रह कर रहा है, कोई सड़क पर उतरा, अभ्यर्थी लाठी खाए, सबकी मांगे हैं। कोई कह रहा है कि ट्विटर पर या एक्स पर पहले प्रश्न पत्र आ गया, कोई कह रहा है चूंकि प्रश्न पत्र देरी से मिली, कोई कह रहा है पेपर लीक हो गया इस वजह से री एग्जाम हो। तो गुरु रहमान क्यों चाहते हैं री एग्जाम हो? संक्षेप में आखिर क्या वजह है? क्या कोई पेपर लीक का मुद्दा आपको लगता है, या फिर आप जिस नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो मुद्दा है? I don't have any evidence about the paper leaking. लेकिन एक बात सुन लीजिए, बापू परीक्षा परिसर एक परीक्षा परिसर नहीं है, 22 परीक्षा परिसर है। 22 परीक्षा परिसर में क्यों नहीं 22 परीक्षा बोले 22 परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में 10 बजे से लेकर 8:30 बजे तक गर्दनी बाग में था, और इन्होंने लिख दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर जब दोबारा इन्होंने परीक्षा लिया है तो किस आधार पर स्केलिंग मेथड लागू करना चाह रहे हैं? स्केलिंग मेथड अगर आएगा तो निश्चित रूप से वही बात होगी, और अच्छे बच्चे का नहीं होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं कि परमार और सजीव को बीपीएससी का परीक्षा लेने नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह के लोग क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पर हमारे गैंगमैन और सिपाही के बच्चे आपको 90% से ज्यादा मार रहे हैं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, देयर शुड बी नो एनी सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल एंड स्केलिंग। मेरा एकमात्र आधार है, और यही सबसे बड़ा आधार है कि स्केलिंग लागू कर रहे वो, और दूसरा बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उसको लेकर 22 सेंटर की गड़बड़ी है। अध्यक्ष महोदय से बताइएगा आप, एक सेंटर की नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा डिमांड बापू परीक्षा परिसर की गड़बड़ी जो कि 22 केंद्र का है, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन के आड़ में ये स्केलिंग मेथड कर रहे हैं उसके आधार पर है। और इस आधार पर री एग्जाम ही एकमात्र उपाय है जो बच्चों को संतुष्ट कर सके और बच्चों के मन के अंदर विद्यमान संशय को दूर कर सके। और यह एक मेरा पुख्ता डिमांड है, और इस पुख्ता डिमांड को मानने न्यायालय सुनेगी और परीक्षा कैंसिल होगी। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं गुरु रहमान कि आपकी बात सरकार सुने, बीपीएससी सुने और समझे। जिस तरीके से आप भी मांग उठा रहे हैं, अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, आपने खून से चिट्ठी लिखी, हम उम्मीद करते हैं कि उसका जवाब आए, सकारात्मक आश्वासन मिले और एक सकारात्मक पहल हो ताकि छात्रों के हित में कोई अच्छा फैसला हो। जो कुछ भी हो, जांच जारी है, न्यायालय में ये मामला लंबित है, सुनवाई चल रही है, देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका गुरु रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरु रहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, जिस तरीके से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं और खून से चिट्ठी लिखी उस बारे में जानकारी दी। और तो देखना होगा इस चिट्ठी का जवाब क्या आता है और इस चिट्ठी को लेकर अब क्या प्रतिक्रियाएं आती है, ये भी देखना होगा।